नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। 2019 के रण में जितने भी विजयी लोग हैं उनका एक एक करके दिल्ली आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पूरा देश कह चुका है कि मोदी रिटर्न्स, यानी अब की बार किसकी सरकार में जवाब मिल चुका है, आया है तो मोदी ही। ऐसे में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी देश के अंदर ऐसी थी जिन पर देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई थी। बेगूसराय भी उनमें से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां से चुनाव लड़ रहे थे गिरिराज सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई सालों तक बिहार के अंदर मंत्री रहे हैं, मोदी सरकार में भी मंत्री रहे हैं। गिरिराज सिंह जी हमारे साथ हैं और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इसलिए चर्चा में आई क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा था कि कन्हैया बड़े दमखम से ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन गिरिराज सिंह जी बम्पर बहुमत के साथ ये चुनाव जीत कर आए हैं और दिल्ली के अंदर एक नई पारी खेलेंगे। गिरिराज सिंह जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, पूरे हमारे दर्शकों की तरफ से, न्यूज नेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, आपको भी धन्यवाद और दर्शकों को भी कोटिशः मोदी को सरकार बनाने के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। मुझे सबसे पहले हम बेगूसराय पर आए, उससे पहले जानना चाहूंगा, देश ने कह दिया आया है तो मोदी ही। आपको क्या लगता है देश के मन में इस बार क्या था? इन 3 महीनों की चुनाव प्रक्रिया के दौरान 7 फेज की लंबी प्रक्रिया हुई, देश के मन में क्या चल रहा था? 350 के अंक देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ कि 1 महीने तक मैंने कैंपेन की है, गांव-गांव, गली-गली। मैं महसूस किया कि देश में एक ही उम्मीदवार है एनडीए का, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। हम भी एक प्रतीक के रूप में बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं, देश के 542 सीट पर लगभग। हम उनके कामों की गाथा सुना रहे हैं लोगों को, लेकिन दुर्भाग्य था कि विपक्ष का कोई उम्मीदवार नहीं था देश में। न प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार था, न कोई नेता था। विपक्ष में भी नरेंद्र मोदी थे। हम गाथा सुना रहे थे, वो गालियां दे रहे थे। और राजनीतिक पंडित जो डोमिनेटेड कास्ट थे जिस कंस्टिट्यूएंसी में, उसका गणित जोड़ रहे थे। वो उसके पास गया, उसके पास गया, वो जीत जाएगा, वो हार जाएगा। यहाँ बुआ बबुआ का समीकरण हो गया, वहाँ माई का हो गया, वहाँ भाई का हो गया। जनता की आंखों में झांक करके नहीं देखा। जो जनता एक तरफ विकास की गति को देख रहा था कि 11वें पावदान पर से उठा के 6 पर ले गया, दूसरे तरफ उन गरीबों के आंखों में नहीं झांक के देखा जिनके आंखों में नरेंद्र मोदी को तलाश रहा था। उनके प्रति स्नेह रूपी विश्वास था कि उसके घर बने हैं तो मेरे घर भी बनेंगे, उसके घर में शौचालय बना है तो मेरे घर में भी बनेंगे, उसके घर गैस का चूल्हा आया है तो मेरे घर भी आएंगे, उसके घर बिजली की कनेक्शन गया है तो मेरे घर भी आएंगे। और गांव में इलाज कराने के लिए लोग गिरवी तक घर रख देते हैं। उन गरीबों के हाथ में 5 लाख का आयुष्मान भारत का कार्ड दिया, उसे लगा उसे मिला है तो मुझे भी। ये गरीबों के आंखों में झांक करके ये राजनीतिक पंडितों ने नहीं देखा, जिसके कारण इनको एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं, नरेंद्र मोदी के गुडविल पर भरोसा नहीं, और गालियां देते गए, गालियां देते गए। गालियां जितना पड़ा नरेंद्र मोदी उतने मजबूत हो गए और जनता ने कहा तुम गालियों का बौछार करो, मैं ईवीएम में वोट का बौछार करूंगा, और वही जीत का असर आया। मैं सबसे पहले आपसे बेगूसराय के बारे में जानना चाहता हूं। सब लोग देख रहे थे और दुनिया भर से आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग आ रहे थे, क्योंकि लिबरलिज्म के, उदारवाद के एक प्रतीक कन्हैया कुमार आपके सामने खड़े हुए थे। आपको कहीं लगा कि वाकई में उनसे मुकाबला है? जिस तरह का कैंपेन किया और बार बार आपके लिए कहा कि पाकिस्तान भेजने वाले वीजा मंत्री, जब आपके लिए यह शब्द कहा जाता था तब आपको क्या लगता था? देखिए, मैंने बहुत गालियां सुना और ये मैं सीखा अपने प्रधानमंत्री से, गालियों को सहना।
मेरी माँ को, मेरी नानी को, सबको गालियां दी गई। बेगूसराय की जनता डे वन से जीत की बढ़ा रहे थे मार्जिन को, क्योंकि बेगूसराय बरसों तक सामाजिक विषमता के प्रतीक रहे लालू जी, जो खाइयां खींचा बैकवर्ड फॉरवर्ड, उसको झेला है। जो कम्युनिस्टों ने रक्तपात किया लैंड ग्रैबिंग के नाम पे, कितनी हमारी बहनें विधवा हो गई। अब वहां की जनता इससे उब चुका था और उसने राष्ट्रवाद के लिए, विकृत राष्ट्रवाद की सोच और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सोच के बीच जनता ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को चुना। और ये जीत, मैं बार बार कहता हूं दीपक जी, गिरिराज की जीत नहीं है। गिरिराज तो मोदी का प्रतीक था, ऊपर महादेव थे, नीचे मोदी, और बेगूसराय की जनता की जीत है। और ये छोटी बात नहीं है कि 56 और 57% वोट आए, पूरे दुनिया से लोग आए और आकर के वहां केवल गालियां देने का काम किए, समाज में भ्रम फैलाने का काम किया, दुष्प्रचार करने का काम किया। और बेगूसराय की जनता इस पर डे बाय डे जितनी गालियां मुझे दे रहे थे, उतनी जनता एक बद्ध होकर के, कटिबद्ध होकर के एकजुट हो रहे थे। गिरिराज सिंह जी, मैं आपकी आंखें देख रहा हूं, आपके आंखों में पानी आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आपके माँ के बारे में कहा गया, आपके परिवार के बारे में कहा गया, और देश भर से फिल्म स्टार जाते थे, जेएनयू के लोग जाते थे और बड़े बड़े नारे लगाते थे कि ये तो पाकिस्तान जाने की बात करते हैं, और कई कई बातें बोलते थे, तब आपके मन में क्या आता था? क्या इसको आपने इसको आपको इसने इमोशनली हर्ट किया? मुझे लग रहा है, आपकी आंखें देखकर लग रहा है कि इसने आपको बड़ा इमोशनली हर्ट किया। देखिए, मैंने कहीं चेहरे पर आने नहीं दिया और मैं केवल लोगों से मिलता रहा। और ये जीत बेगूसराय की जनता की जीत है, मेरी जीत नहीं। तो फिर आंखों में आंसू क्यों? वो जो गालियां मिल रहा था, लग रहा था कि न मेरी माँ जिंदा है, न मेरी नानी जिंदा है, उनको गालियां पड़ रहा था। और आपका ननिहाल है बेगूसराय? ननिहाल है, पैदा हुआ, कई तरह से गालियां मिला। क्या बोलते थे लोग? अब छोड़िए उन बातों को। टुकड़े टुकड़े गैंग, ये नाम पड़ गया था जो इलेक्शन कैंपेन आपके खिलाफ चल रहा था, और जेएनयू में हमने देखा, और मैंने तो खास तौर पर उस बात को काफी कवर किया था जब जेएनयू के अंदर ये पूरा मामला हुआ था। क्या आपको लगता है ये उन ताकतों की हार है जिन्होंने उस दिन जेएनयू के अंदर नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह? बेगूसराय की जनता ने, मैंने पहले कहा, वो उसका इतिहास रहा है राष्ट्रवाद का। वहां दिनकर पैदा लिए, वहां डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि है जिन्होंने विकास की गंगा बहाया। और मैं समझता हूं कि वो एक तरह से बहुत बड़ी जीत वहां की जनता की है। और जनता ने तय कर लिया कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाले लोग को हम यहाँ से रफा दफा करेंगे। और रफा दफा कर दिया, लोगों की बोरिया बिस्तर बंधवा दिया। डफली बजाने वाले, हिंदुओं को गाली देने वाले, एक ने तो आके कहा कि हिंदू गौ का मांस खाते हैं, शाम में दारू पीते हैं हिंदू के बड़े बड़े लोग, कई गालियां दी। और जितनी गालियां, जितना प्रहार करते गए, वहां की जनता एकजुट होते गई। और मैं कहता हूं कि इतनी बड़ी जीत जनता की एकजुटता की जीत है। आपने कहा जनता की एकजुटता की जीत है, पर इलेक्शन कैंपेन के लिए हमने देखा कई सारे अखबारों में, कई सारे टेलीविजन चैनल पर बड़े बड़े
इंटरव्यूज चलते थे, ये चलता था कि कन्हैया कुमार नई जनरेशन के हीरो है, कन्हैया कुमार नई जनरेशन के प्रतिनिधि के तौर पर बेगूसराय का चुनाव लड़ रहे हैं। जब आपको टारगेट किया जाता था इन तमाम चीजों के साथ, तब आपको कभी लगा मैं इनका जवाब दूं, मैं पलट कर कोई वार करूं, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दूं? नहीं, मैंने सोच लिया था कि बेगूसराय की जनता इसका जवाब देगा, क्योंकि जितनी वो गालियां दे रहे थे हमें उतनी ताकत मिल रही थी। और एक चीज आप जान लें, एक टुकड़े टुकड़े गैंग आपके बिरादर में भी है, पत्रकारिता में। उन लोगों को भ्रम हो गया था कि दिल्ली में मैंने सरकार बनवा दी और वो वहां के चुनाव के दिशा को बदलना चाहते थे। बदला, लेकिन खास करके एक वर्ग का वोट जो आरजेडी में जाता वो उधर शिफ्ट किया, इसके सिवा वो कुछ नहीं कर पाए। और ये गलतफहमी दूर हो गई इस बार कि देश की दिशा तय करेगी देश की जनता, क्षेत्र की जनता। देश की दिशा कोई टुकड़े टुकड़े गैंग पत्रकार नहीं तय करेगा। मैं एक सवाल और जानना चाहता हूं जो बेहद महत्वपूर्ण है। अब आप पर यह आरोप लगेगा कि आपने हिंदू और मुस्लिम करा दिया बेगूसराय में, और कन्हैया को मुस्लिमों के वोट मिल गए, आपको बहुसंख्यक हिंदुओं के वोट मिल गए और आप जीत गए। आपने कम्युनल लाइन पे डिवीजन करा दिया। ये भी आरोप आप पे लगाएंगे, क्योंकि जब हार के तर्क खोजे जाएंगे तो ये भी एक तर्क दिया जाएगा आपके। ये बेगूसराय की जनता को गाली होगा, और मैं जब कोई बेगूसराय की जनता को गाली देगा मैं वो अपमान नहीं सह पाऊंगा, मैं उसका जवाब दूंगा। ये उन गरीबों की जीत है जो मोदी जी के प्रति समर्पित था। ये उन लोगों की जीत है जिसने मोदी जी वहां विकास की गंगा रिफाइनरी को अपग्रेड करके किया, बंद पड़े फर्टिलाइजर को किया, थर्मल को किया, 4 लेन को किया। ये विकास की जीत है, राष्ट्रवाद की जीत है। गालियां देने वालों का जमाना चला गया, आरोप लगाने वालों का जमाना चला गया। अब मोदी जी का जमाना है। मोदी जी के जमाने में केवल काम काम काम, विकास 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 होगा। आपको क्या लगता है इस पूरी कैंपेन के दौरान, और आपने देखा कि किस तरह से ये पूरी की पूरी हाई पिच कैंपेन चली खासकर बेगूसराय में, और एक वर्ग आपके इस कैंपेन में कन्हैया के साथ जुड़ा रहा, आपको टारगेट करता रहा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इस पूरे कैंपेन के दौरान कहीं आपको लगा कि इस समाज में या भारतीय जनता पार्टी में जो लिबरल वैल्यू है, जिनकी ये जेएनयू गैंग वकालत करता है, उस लिबरल वैल्यू की कमी है? हम लोग लचीले नहीं हैं या हिंदू लिबरल नहीं है? कई बार ये भी आरोप लगाया जाता है कि भाई सबको समाहित करके नहीं चलते हैं, गरीब कुछ लोग को देखते नहीं है, गरीब कुछ लोग को छोड़ देते हैं, और हमारा जो असली हक है वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी आवाज उठाना। और इसी बात के आधार पर जेएनयू में उस दिन वो गोष्ठी हुई थी, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के आधार पर ही ये नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उनका कहना है कि ये हमने नारे लगाए थे तो क्या है, ये हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जनता ने भी उसका जवाब दिया। वो आज़ादी मांगते थे, वहां से आज़ादी दे दी। और हिंदुत्व को बदनाम ना करें। हिंदुत्व एक लाइफ पद्धति है, जीवन जीने की पद्धति है। अगर सनातन धर्म को लेंगे तो ये सेकुलरिज्म तो 1976 में आया है, शायद जहां तक मुझे याद है। इंदिरा जी ने सेकुलरिज्म शब्द को लाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं सेकुलरिज्म शब्द दिया था। हमारे सनातन में तो पुरातन काल से सामाजिक सेकुलरिज्म है, सोशल सेकुलरिज्म। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। सर्वे कहा, वो हिंदू नहीं कहा। वसुधैव कुटुंबकम। जिस दिन भारत में ये बहुसंख्यक को गाली देना बंद नहीं करेंगे, और जब तक बहुसंख्यक है, सामाजिक समरसता को, सोशल सेकुलरिज्म को कोई हटा नहीं सकता। ये तो नकली सेकुलरिज्म है जो इंदिरा जी के जमाने आया है। ये तो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है। अरे सेकुलरिज्म सीखो ना,
जो इकोलॉजिकल होता है, चींटी को भी गुड़ देते हैं कि वो जिएगा, वृक्ष को भी जल देते हैं, सर्प को भी दूध देते हैं, गरीब के साथ जुटते हैं। ये सेकुलरिज्म है। वो सेकुलरिज्म ये जो जेएनयू वाले टुकड़े टुकड़े गैंग का है, वो कॉम्युनलिज्म है। एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा, आप कन्हैया कुमार को क्या कहेंगे? आप वो बेगूसराय आने की हिम्मत करेंगे? आप नहीं, मैं मोदी जी ने देश में कहा है, एक बड़ी लाइन देखा है कि जो वोटोक्रेसी की राजनीति करते, जो छद्म धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते, जो जातवाद की राजनीति करते, जो वंशवाद की राजनीति करते, उनकी दुकानें बंद हो गई, शोषण की दुकानें बंद हो गई। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात है, कन्हैया कुमार पर केस है, जमानत पर हैं, वो केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार उनके खिलाफ जो चार्जशीट हुई है उसको कोर्ट में फाइल होने की परमिशन नहीं दे रही है, और सरकार की परमिशन के बिना आपको पता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस फाइल नहीं कर सकता है। इस मामले में अब क्या किया जाना चाहिए? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप कहेंगे आम आदमी पार्टी सरकार को, या केंद्र सरकार इस पर कोई पहल करेगी? मैं नहीं जानता, लेकिन कानून अपना काम करता है, करेगा, क्योंकि देश में कानून का राज है। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी ने कल इस्तीफे की पेशकश की है, कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, आपको लगता है कि राहुल ने अब हार की जिम्मेदारी ले ली है? राहुल और मैच्योर पॉलिटिशियन हो गए? पता नहीं, मैच्योरिटी उम्र से होता है, तो हर दिन तो उम्र बढ़ रहा है, मैच्योरिटी उनको आ रहा है। लेकिन ये जो देश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, रिजाइनेशन की पेशकश, ये किसको कह रहे हैं? किसने बनाया था उनको? वो खुद बने थे और खुद उनको छोड़ना है, तो ये क्यों ऐसा नौटंकी कर रहे हैं? ये देश देख रहा है सब। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि नितिन गडकरी जी जैसा पोस्टर साटने वाला अध्यक्ष बनेगा और नरेंद्र मोदी जैसा चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनेगा। यहाँ गरीबों के कोख से पैदा लेते हैं अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, वहाँ रानी के कोख से पैदा लेते हैं। एक आखिरी सवाल गिरिराज जी, इस बात पर बहुत बहस हुई कि काफी सारे अपशब्दों का इस्तेमाल इलेक्शन कैंपेन में किया गया, प्रधानमंत्री को चाय वाला कहा गया, आपके लिए भी व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई, नीच कहा गया, जाति के नाम पर गलत बोलते हैं ये कहा गया, चौकीदार चोर है कहा गया। ये तमाम गाली देने वालों को आप क्या कहेंगे कि इसको हमने फूल बना लिया? आप क्या कहेंगे एक लाइन में, अगर आपको इन सब लोगों को जवाब देना हो तो? मैं एक लाइन में कहूंगा, जनता ने जो आपकी गालियों का जवाब दिया, जितनी आपने गालियां मोदी को दी, उतना मोदी मजबूत हो गए और जनता ने उतना ज़्यादा थम्पिंग मेजोरिटी से जिता दिया। इससे सीख ले, नकारात्मक सोच की राजनीति बंद कर दे, सकारात्मक सोच में, जैसे मोदी ने बड़ी लाइन खींची राजनीति में, 14 के आने के पहले खींचा था गुजरात से, फिर 14 से 19 में खींचा भारत के अंदर, और 19 से 24 में ऐसे लोगों की दुकानें में ताला लग जाएगा, ताला लग जाएगा। जीत के आने के बाद क्या आप जेएनयू का एक दौरा करेंगे और जाकर वहां पर लोगों से मिलेंगे? कई सारे लोग बिहार के भी रहते हैं वहां पर, उत्तर प्रदेश के भी रहते हैं, मध्य प्रदेश के भी रहते हैं, पूरे देश के रहते हैं, तो मेरे ख्याल से इस व्यक्ति को अब जाकर जेएनयू में उन लोगों से भी मिलने चाहिए जो शायद दूसरी विचारधारा रखते हैं। क्या विचार है आपका इस बारे में? निश्चित रूप से देश के तमाम लोग जब मुझे कह रहे थे मैं आना चाहता हूं, मैंने कहा कि आपका स्नेह मुझे स्वीकार्य है, लेकिन बेगूसराय की जनता सक्षम है, यहाँ विदेश से आने की पैरवी करने की जरूरत नहीं, यहाँ डफली बजाने की बाहर से जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, अब जीत के बाद आप जेएनयू जाएंगे नए रोल में, सांसद के तौर पे? जाने में कहीं भी मुझे कोई हर्ज नहीं है, जेएनयू, डीयू, देश के किसी कोने में, क्योंकि भारत स्वतंत्र है और जेएनयू अगर नहीं सुधरा तो जेएनयू सुधर जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गिरिराज सिंह, इन्होंने बेगूसराय के अंदर एक बम्पर जीत दर्ज की है और साथ ही साथ आज
शाम को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी कैबिनेट की बैठक होनी है और उसके बाद जो औपचारिकता होती है कैबिनेट के इस्तीफे को राष्ट्रपति को दिए जाने की, वो औपचारिकता पूरी होगी और उसी के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो हमारी खास पेशकश में इतना ही। आज दिन भर हम आपको मोदी सरकार के यानी 16वीं लोकसभा में जो मंत्री थे इस सरकार में 2014 से 2019 में जो मंत्री थे जो आज अपना काम समाप्त करेंगे आखिरी कैबिनेट की बैठक के साथ, उनसे मिलवाते रहेंगे।